नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। अमेरिका का गृह युद्ध जो कि 1861 से 1865 के बीच में लड़ा गया, जो कि अमेरिका के इतिहास का, अमेरिका की आज़ादी के बाद का सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें अमेरिका के लोगों ने आपस में ही लड़कर तकरीबन 6 से 8 लाख लोगों की जान ले ली। और इस युद्ध में किसी बाहरी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसीलिए तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सिविल वॉर या गृह युद्ध होता क्या है। गृह युद्ध बेसिकली ये होता है कि किसी एक देश के अंदर या किसी एक किंगडम के अंदर दो ग्रुप बन जाएं जिनके बीच में कोई मतभेद हो, या फिर मल्टीपल ग्रुप्स बन जाएं जिनके बीच में कोई मतभेद हो, और वो ग्रुप्स जो हैं अपनी सहमति किसी मुद्दे के ऊपर जाहिर ना कर पाएं, जिसकी वजह से ये सारे ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल हो जाते हैं। और हॉस्टाइल होने की वजह से इनके बीच में एक वॉर हो जाता है, इसी को सिविल वॉर कहा जाता है। ऐसा ही युद्ध अमेरिका में हुआ था 1861 से 1865 के बीच में, जो कि एक डिफाइनिंग मोमेंट था अमेरिका के इतिहास का। अमेरिका 1776 में आजाद घोषित कर चुका था अपने आप को। उसने ब्रिटेन के साथ एक जंग लड़ी जिसमें अपनी आजादी उसने हासिल करी 1776 से 1783 के बीच में। लेकिन उसके बाद अमेरिका किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरीके का देश बनेगा, उसको डिफाइन करने के लिए ये जो सिविल वॉर था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज था और बहुत ही बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। इसके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। ये किसके बीच में लड़ा गया? अमेरिका के उत्तरी राज्यों, जिनको अमेरिकन यूनियन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तरी राज्य है, ये अपने आप को अमेरिका के अंदर ही शामिल रखना चाहते थे। और दूसरी तरफ दक्षिण के राज्य जो थे, जो कि अपना एक सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे, उनके बीच में सिविल वॉर हुआ। और फाइनली जब ये वॉर समाप्त हुआ, उसमें उत्तरी राज्यों की यानी यूनियन की जीत हुई और अमेरिका जो है वो यूनाइटेड बना रहा। लेकिन एक समय के लिए, आज के समय जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, वो यूनाइटेड नहीं रहा था। इस युद्ध की कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या था? देखिए दोस्तों, जब अमेरिका आजाद हुआ था 1776 में पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका ने अपनी आजादी घोषित कर दी थी 1776 में। अमेरिका ने एक वॉर लड़ा था जिसको अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। 1776 में आजाद हुआ। उस समय अमेरिका की सिर्फ 13 कॉलोनी थी जो कि ब्रिटेन के अधीन थी, वो कॉलोनियां ही आजाद हुई थी। और उसके बाद उन 13 कॉलोनियों ने मिलकर एक फेडरल गवर्नमेंट बना ली थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका जो है एक्सपेंड करता चला गया और 1861 आते आते इसके अंदर 34 स्टेट बन गए। आज के समय अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं। और अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे तो अमेरिका का मैप आपको ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको ये तो मेनलैंड अमेरिका दिखेगा जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, आपको डार्क ग्रीन कलर में ये दिख रहा है अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में मैं मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो। उसके बाद 1867 के अंदर अलास्का को खरीद लिया था रशिया से। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और ये है अमेरिका की ओवरसीज टेरिटरीज। ये इसको अलग अलग समय पे मिली हैं। मेनली ये इसको मिली है स्पेनिश अमेरिकी वॉर के दौरान, जिसमें ये गुआम है, फिलीपीन है, मिड आइलैंड है, ये सारे आइलैंड्स इसको मिल गए थे। और इनको इसने कैप्चर कर लिया था जब स्पेन को हराया था 1898 के अंदर। क्यूबा भी जो है अब तो सेपरेट कंट्री है, लेकिन एक समय पे इनकी ओवरसीज टेरिटरी रहा था जब स्पेनिश अमेरिकी वॉर हुआ था उस समय। तो ये सब चीजें इनके पास हैं आज के समय। लेकिन ये जो अमेरिका बना है, उसके बनने की कहानी आप इस जिप्स फाइल के अंदर देखिए। शुरुआत के अंदर आपको ये जो दिख रहे हैं हल्के लाइट कलर में जो देश, जो 13 कॉलोनीज दिख रही थी, ये कॉलोनीज जुड़ती चली गई। और देखिए 1804 में कैसा बन गया था। लुजियाना इन्होंने परचेज कर लिया था फ्रांस से, फिर स्पेन से ये जो है क्षेत्र इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इसको ले लिया था। ये जो ईस्ट फ्लोरिडा है, ये भी इन्होंने बाद में ले लिया था जब स्पेनिश अमेरिकी वॉर हुआ था। धीरे धीरे करके अमेरिका जो है वो एक्सपैंड करता गया। इसको वेस्ट वर्ल्ड एक्सपांशन भी कहते हैं अमेरिका का। और धीरे धीरे अमेरिका आज जैसा बन रहा है वैसा बनता चला गया। इसको आप इस मैप में देख लीजिए। मैं अमेरिका के एक्सपांशन की और अमेरिका के यूनाइट होने की जो कहानी है उसको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो एक लंबी कहानी है। किस तरह से कौन सा पार्ट जो है अमेरिका का कब बना और क्यों बना, उसकी हम बात करेंगे। रशिया से जो अमेरिका ने अलास्का खरीदा था, ये 1867 में खरीदा। कितने डॉलर में खरीदा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि अमेरिका जो है उसके अंदर सिविल वॉर कैसे हुआ और वो यूनाइट कैसे हुआ, वो तो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा ही। देख लीजिए फिर भी एक बार। ओरिजिनली जो है अमेरिका 1776 में, ये जो हल्का ब्राउनिश येलो कलर जो आपको दिख रहा है 1776 में, ये पार्ट जो है इसमें 13 कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन की, वो आजाद हुई थी।
अमेरिका आजाद हो गया। 1776 में अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। 1783 में पूरी तरह से आजाद हो गया था, जंग खत्म हो गई थी और ये वाला हिस्सा जो है ये अमेरिका बना था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है अमेरिका जो है वो एक्सपैंड करता चला गया। 1783 में ये हिस्सा इनके पास आ गया। फिर 1810 से 1819 के बीच में स्पेनिश फ्लोरिडा इनके पास में आ गया। लुजियाना को इन्होंने 1803 में खरीद लिया था। उसके बाद इन्होंने 1846 में हिस्सा, फिर मैक्सिकन को इसको सीज कर लिया था 1848 में। ऐसे करके अमेरिका जो है ये एक्सपैंड चला गया। 1860 का ये मैप है जिसमें अमेरिका में कितने राज्य थे ये देखिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे 34 राज्य थे और अमेरिका के ये 34 राज्य जो हैं वो यूनाइट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी इन 34 राज्यों के बीच में कुछ मतभेद थे, कुछ डिफरेंसेस थे। नॉर्थ के राज्यों में और साउथ के राज्यों में डिफरेंसेस थे। कौन से हैं वो नॉर्थ के राज्य और कौन से हैं साउथ के राज्य, उनकी मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन बेसिकली टेंशन किस बात को लेकर थी, मतभेद किस बात को लेकर था, जिसकी वजह से ये गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध होने के पीछे के मेन जो कारण था वो सबसे बड़ा तो था स्लेवरी, यानी दास प्रथा। अमेरिका के अंदर दास प्रथा बहुत पहले के समय से चलती आ रही है। जब अमेरिका गुलाम बना था तब से चलती आ रही है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे या स्पेनिश थे या फिर और जो फ्रांस के लोग थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदा, उनको इंपोर्ट किया अमेरिका के अंदर, अफ्रीका से अमेरिका के अंदर लेके गए और वहां पे उनसे मजदूरी करवाते थे, उनसे दास प्रथा के थ्रू उनसे काम करवाते थे। तो पहले के समय से चलता आ रहा था, उसका मैं इतिहास आपको सेपरेटली बताऊंगा। लेकिन उस दास प्रथा को लेकर यहाँ पे मतभेद क्या था कि नॉर्थ के स्टेट ये चाहते थे कि ये दास प्रथा खत्म हो जाए और साउथ के स्टेट जो हैं वो चाहते थे कि दास प्रथा रहे। ऐसा क्यों था ये भी आपको आगे समझ में आएगा। दूसरी बात है कि स्टेट्स के राइट्स जो हैं उसके ऊपर भी बात होती है थी कि साउथ के स्टेट्स को ऐसा लगता था कि नॉर्थ के स्टेट्स उनको अच्छे से पूरा फेडरेशन के अंदर अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बनने की कहानी में आपको पता है कि अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, फेडरेशन है, वो यूनियन नहीं है। एक यूनियन और एक फेडरेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझिए कि एक यूनियन है और एक फेडरेशन है। यूनियन के अंदर राज्यों के पास अधिकार जो है वो कम होते हैं। राज्य जो हैं वो अपनी मर्जी से अपना उसके अंदर अपना संविधान नहीं चला सकते, अपना फ्लैग नहीं चला सकते और उनके अंदर उनके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। छोटे छोटे राज्यों को तोड़ा जाता है देश को ताकि बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, इसलिए यूनियन बनती है। और फेडरेशन कब बनती है, जब राज्य जो हैं अपनी मर्जी से जुड़ के एक देश बनाते हैं। तो जो मर्जी से जुड़ के बनाएगा उसके पास अधिकार भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए अमेरिका के 50 राज्यों के पास अपना खुद का अपना अपना संविधान है, अपना अपना क्या बोलते हैं, अपनी अपनी नागरिकता है, अपने अपने अधिकार हैं। तो इन स्टेट्स राइट्स के लिए भी यहाँ पे जंग चल रही थी। और तीसरी बात थी वेस्टवर्ड एक्सपांशन, जो वेस्ट में अमेरिका का एक्सपांशन हो रहा था उसमें किस तरीके से उन राज्यों को किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, क्या उसके अंदर स्लेवरी रहेगी, क्या उसके अंदर उसमें किस तरीके की इकोनॉमी होगी, ये सारी बातें वहां पे होंगी, ये सब चीजें हैं। तो ये जो वॉर हुआ ये इस तरीके का वॉर हुआ। अब ये स्लेवरी के ऊपर क्यों इश्यू थे, स्टेट्स के ऊपर क्या इश्यू थे, ये सभी हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन जब ये वॉर समाप्त होता है 1865 में, तो यूनियन साइड यानी नॉर्दर्न स्टेट्स की जो साइड थी वो जीत जाती है। लेकिन इस युद्ध में साउदर्न स्टेट हार गए, साउदर्न स्टेट के ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका की आबादी की लगभग 2% आबादी जो है वो इस युद्ध में मारी गई। तकरीबन देखिए आंकड़े अलग अलग कहते हैं, कई जगह लिखा होता है कि 6,20,000 लोग मारे गए, कई जगह लिखा होता है 8,51,000 लोग मारे गए, कहीं लिखा होता है 7,50,000 लोग मारे गए। तकरीबन यह आंकड़ा 6 से 8.5 लाख के बीच में वेरी करता है, इतने लोग मारे गए। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो हैं वो लगभग 2.4 मिलियन सोल्जर थे, यानी कि 24 लाख सिपाहियों ने इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें लगभग 14-15 लाख जो है वो नॉर्दर्न पार्ट के सोल्जर्स थे यानी यूनियन साइड के थे, और 8 लाख के करीब जो हैं जो कि साउदर्न स्टेट्स के थे। इसीलिए साउथ हार भी गया क्योंकि उनकी आर्मी छोटी थी, उनका एरिया भी छोटा था, उनके पास स्टेट्स के नंबर भी कम थे। अब देखते हैं कि वो कौन से स्टेट्स हैं जो कि आपस में लड़े थे। ये अमेरिका का उस दौर का मैप है जब आप बात करते हैं सिविल वॉर की। तो ये तो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा ही, अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें ये जो ब्लू कलर में आपको मैप दिख रहा है ये तो थे नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे ये स्लेवरी का क्या करते थे, विरोध करते थे, कहते थे कि स्लेवरी नहीं चाहिए, दास प्रथा नहीं चाहिए। राइट नीचे जो साउथ के स्टेट्स हैं इनको कहा जाता था साउदर्न स्टेट्स, या इनको कहा जाता था कन्फेडरेट ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक आजाद मुल्क के तौर पे घोषित कर दिया था। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, ये आजाद कैसे घोषित किया था, अभी मैं उसकी बात करूंगा आपसे।
यहाँ पे 11 स्टेट्स थे अमेरिका के साउथ के जिन्होंने कहा कि हम तो अमेरिका के साथ ही नहीं रहना चाहते, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट ही नहीं रहेंगे, हम तो हमारा खुद का नया देश बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा अलग ध्वज होगा, हमारा अलग राष्ट्रपति होगा, हमारा अलग संविधान होगा और हमें नॉर्थ के साथ रहना ही नहीं है। लेकिन दुनिया में किसी भी देश ने इनको एक सेपरेट देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसीलिए ये दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, एक ही देश के अलग अलग स्टेट्स के बीच की लड़ाई है, इसीलिए इसको सिविल वॉर कहते हैं। इधर आपको हल्के ब्लैक कलर में भी देश नजर आ रहे हैं जो कि अमेरिका की टेरिटरी थे उस समय, लेकिन ये स्टेट्स घोषित नहीं हुए थे, ये अभी तक अलग थे, इनको धीरे धीरे करके बाद में स्टेट्स घोषित किया गया था। तो ये अभी किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे, ना तो नॉर्थ का ले रहे थे ना साउथ का ले रहे थे। नॉर्थ और साउथ के बीच में कुछ बॉर्डर स्टेट्स भी थे जो कि इनके बीच में पड़ते थे। ये बॉर्डर स्टेट्स जो हैं ये एक तरह से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका झुकाव जो है वो साउदर्न स्टेट्स की तरफ था। ये चाहते थे कि साउथ की जीत हो और साउदर्न स्टेट्स की जो डिमांड है वो पूरी हो, तो इनका जो झुकाव है वो इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ की तरफ था। लेकिन ये एक तरह से थोड़ा सा आप इनको न्यूट्रल मान सकते हैं, इनको बॉर्डर स्टेट्स कहा जाता है। अब क्यों थी लड़ाई, उसके लिए हमें सारी बातें समझनी पड़ेंगी। किसी भी वॉर को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जानने होते हैं। सबसे पहली तो बात है उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे है उसके कॉजेज क्या हैं, और कॉजेज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज अलग होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज अलग होते हैं, और इंस्टेंट कॉज जो हैं जो एकदम अंत में जब युद्ध शुरू होता है उससे जस्ट पहले कौन से कॉजेज होते हैं वो उनकी बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कारण क्या थे इस युद्ध के। तीसरी बात आती है कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा, और रिजल्ट से पहले और तीसरी बात आती है आपकी कि कोर्स ऑफ इवेंट्स, कि क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे युद्ध लड़ा गया, और चौथी बात होती है रिजल्ट की, और पांचवी बात आती है आफ्टरमैथ की कि रिजल्ट के नतीजों के बाद क्या हुआ, और छठी बात आती है सिग्निफिकेंस की कि इस युद्ध से हमें क्या सीखने को मिला और अमेरिका के इतिहास में क्या इसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कारण क्या रहे, क्या क्या कॉजेज रहे अमेरिकन सिविल वॉर के। तो मेजरली 4 कारण हैं। 4 कारण क्या क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कि जो आर्थिक स्तर पे नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट थे, उत्तरी और दक्षिणी राज्य जो थे, उनके बीच में कुछ भेदभाव था, उनके अंदर कुछ अंतर था। वो अंतर क्या था सबसे पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद ये है कि स्लेवरी के प्रति जो दोनों का एटीट्यूड था वो क्या था, कि दास प्रथा को कौन चाहता था, कौन नहीं चाहता था, और क्यों नहीं चाहता था वो उसकी बात करते हैं, और जो चाहता था वो क्यों चाहता था। उसके बाद आती है तीसरा कि मूवमेंट फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो आंदोलन चला था कि दास प्रथा को अंत किया जाए, उसका क्या परिणाम रहा इस सिविल वॉर को भड़काने में या इस सिविल वॉर के होने में। और चौथा जो है वो है अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनना और उनका डिक्लेरेशन कि वो दास प्रथा को खत्म कर देंगे, और रिपब्लिक पार्टी का राइज होना। अमेरिका के पहले रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के तौर पे साल 1860 में अब्राहम लिंकन ने शपथ ली थी, उसके बाद ही ये सिविल वॉर शुरू हो गया था। पहला अमेरिका का रिपब्लिकन राष्ट्रपति कौन, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को अमेरिका के कुछ चुनिंदा महान राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। अब ये डिबेट की बात है, साउथ के स्टेट्स तो उनको क्या मानेंगे, अपना एक दुश्मन, और नॉर्थ के स्टेट उनको अपना हीरो मानते थे। लेकिन फिर भी अमेरिका के इतिहास में अगर कुछ बड़े राष्ट्रपतियों की बात करें जिनका ज्यादा चर्चा में रहे, उसमें जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन हुए और अब्राहम लिंकन हुए, इस तरीके के रूजवेल्ट हुए, उनमें इनकी गिनती की जाती है। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या थी, कि दोनों नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के अंदर जो इनकी इकोनॉमी थी वो अलग अलग कैसे चलती थी। जहां पे नॉर्थ के स्टेट जो हैं वो अब इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी जो थी और 19वीं शताब्दी जो थी, और ब्रिटेन में तो 18वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। तो 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका आजाद हुआ, अंतिम टाइम आते आते उस समय तक ब्रिटेन ने नॉर्दर्न स्टेट्स को स्पेशली अमेरिका के कुछ हद तक जो है इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था, और उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया था ब्रिटेन से बहुत कुछ, कि उनको अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करना था, बड़े कारखाने बनाने थे, मशीनरी के आधार पे कारखानों में जो है प्रोडक्शन होता था। तो नॉर्थ के स्टेट जो है वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे, और साउथ के जो स्टेट्स थे वो अभी भी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, एग्रीकल्चरल उनकी इकोनॉमी थी। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो एक तरह से कंपीट इजीली कर नहीं पाती है। दूसरी बात यह है, जब इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है कोई हिस्सा
तो वहां पे आपको मजदूरों से का जो है काम कम पड़ता है, वहां पे आपको मशीनरियां जो हैं वो डोमिनेट करने लग जाती हैं। तो जो नॉर्थ के स्टेट थे वहां पे जब इंडस्ट्रियलाइज हो गया हिस्सा पूरा नॉर्थ के स्टेट्स का, तो वहां पे अब स्लेवरी की जरूरत नहीं थी, उनको दासों की जरूरत नहीं थी कि वो फ्री में उन दासों से काम करवाएं और अपना फायदा मुनाफा कमाएं। इसीलिए नॉर्थ के स्टेट जो हैं वो ये चाहते थे कि ये दास प्रथा खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ साउथ के जो स्टेट्स थे उनको दासों की जरूरत थी, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। और एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा क्या है, मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो मजदूर जो है वो पैसा देकर ना करके वो दासों को रखना चाहते थे, ये एक बड़ा अंतर था। और दूसरा मेंटल स्तर पे भी परिवर्तन होता है, डिफरेंस, ये भी आप जानते ही हैं कि अमेरिका के अंदर आज भी गोरे और काले के बीच में भेदभाव है। ब्लैक लाइफ मैटर्स, ये जो कितना बड़ा कैंपेन चला, आज भी अमेरिका के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट्स के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से भेदभाव किया जाता है, वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी है, आप जानते हैं ये बात। तो ये चीज हो रही। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो जो ब्रिटेन से जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर जो है टैक्स लगाना चाहता था, नॉर्दर्न स्टेट्स लगाने चाहते थे, और नॉर्दर्न स्टेट्स लगाना चाहते थे और साउदर्न स्टेट्स चाहते थे कि ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड हो वो टैक्स फ्री हो, उस पर किसी भी तरीके का टैक्स ना लगे। ये बात उनसे, इनके बीच में एक मतभेद ये भी था। अब बात आती है कि जो स्लेवरी के ऊपर यानी दास प्रथा के ऊपर इनका क्या एटीट्यूड था। मैं आपको बहुत हद तक तो यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि नॉर्थ के स्टेट जो हैं वो स्लेवरी को क्या चाहते थे कि स्लेवरी जो है वो ना हो, और साउथ के स्टेट क्या चाहते थे, स्लेवरी जो है वो हो। क्यों चाहते थे साउथ के स्टेट? क्योंकि वहां की इकोनॉमी की डिमांड थी, ऐसी डिमांड थी कि वो स्लेव्स को रखें, उनको ज्यादा मजदूरों की जरूरत थी। एक तो ये बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, और दूसरी बात ये भी है कि साउथ की तरफ जब अमेरिका को गुलाम बनाया गया था 16 सेंचुरी के अंदर, उस समय जो दासों की ट्रेड हुई, जो अफ्रीका से दास जो हैं वो लेके आए गए, तो वो ज्यादातर साउथ की साइड, साउदर्न अमेरिका की तरफ लेके आए गए, लैटिन अमेरिका की तरफ लाए गए, क्योंकि वो जो है अफ्रीका से नजदीक पड़ता है वो इलाका। इसीलिए वहां की जो पॉपुलेशन थी उसमें अगर आप देखें लगभग 50% के आसपास की आबादी, 40 से 50% की आबादी जो है वो ब्लैक्स की थी, ब्लैक्स अफ्रीकन अमेरिकन की थी उसके अंदर। तो वो जो लोग थे वो काम करते थे साउथ के व्हाइट लोगों के लिए, तो वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी का दबदबा ज्यादा था, और वो लोग जो हैं जो व्हाइट थे वहां के, वो अपनी दबदबा बनाए रखना चाहते थे, कायम रखना चाहते थे, और ब्लैक्स को दबा के रखना चाहते थे, उनको सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। तो वो लिबरल नहीं थे, वो उनको दबा के भी रखना चाहते थे, उनसे काम भी करवाना चाहते थे, उनको अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। इसीलिए साउथ के जो स्टेट्स हैं वो ये चाहते थे कि जो ब्लैक्स हैं, जो यहाँ पे जो स्लेव्स हैं, जो यहाँ पे दास हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी है, और हम हमारी प्रॉपर्टी का जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें नॉर्थ के राज्यों की किसी भी तरीके की सलाह की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपका मशवरा कि इन दासों का राइट दो, इनसे सही से ट्रीटमेंट करो। हमने इन दासों को खरीदा है तो दासों के साथ हम सही वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये बात आप सोचेंगे तो ये बहुत गलत है, एक संदर्भ में मानवीय स्तर पे ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत एटीट्यूड है, लेकिन साउथ के स्टेट्स का यही एटीट्यूड था, और इसी एटीट्यूड की वजह से देखिए सिविल वॉर भी हुआ। दूसरी तरफ नॉर्थ के स्टेट जो हैं वो धीरे धीरे करके जो स्लेवरी है उसको अबोलिश कर रहे थे, उसको हटा रहे थे, दास प्रथा को खत्म कर रहे थे। और 1804 तक लगभग जो है अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादातर जगहों पे स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई थी। क्यों? उनको स्लेव्स की जरूरत भी नहीं थी, और वो ये भी दिखाना चाहते थे, अपनी लिबरल सोच भी दिखाना चाहते थे, अपने ह्यूमन राइट्स को भी दिखाना चाहते थे कि हम दास प्रथा नहीं चाहते हैं, दास प्रथा एक बहुत ही गलत प्रथा है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, और हम फ्री स्टेट्स बनना चाहते हैं। तो दास मुक्ति चाहते थे। तो उस समय देखिए अमेरिका का ये 1837 का मैप है, उसमें ये जो रेड कलर के जो स्टेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे दास प्रथा थी, और ये जो ब्लू कलर के स्टेट्स देख रहे हैं यहाँ पे दास प्रथा से ये मुक्त हो चुके थे। यहाँ पे इन्होंने कह दिया था कि हम दास प्रथा नहीं रखेंगे, जिसमें आप देखिए न्यूयॉर्क हुआ, पेंसिल्वेनिया हुआ, न्यू जर्सी हुआ, मिशिगन हुआ, इंडियाना हुआ, इलिनॉइस हुआ, ये जो स्टेट्स हैं ये अपने आप को दास प्रथा से मुक्त कर चुके थे, जो कि नॉर्थ के स्टेट्स हैं। साउथ के स्टेट्स को अमेरिका की यूनियन ने, अमेरिकी सरकार ने दबाव में नहीं डाला था अभी तक। हालांकि 1815 से ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे चल रहा था, इनके बीच में मतभेद थे,
लेकिन ये वॉर नहीं हो रहा था, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने, उसकी मेन सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कभी भी दक्षिण के राज्यों पे ये दबाव नहीं बनाया कि यहाँ पे आप दास प्रथा खत्म करो, और किसी भी तरीके का कानून बना के दास प्रथा को खत्म नहीं किया था। अभी तक जो है बातचीत में ये सब चल रहा था। नॉर्थ के स्टेट्स अमेरिका के सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप दास प्रथा को खत्म करो, और साउथ के स्टेट्स कह रहे थे कि दास प्रथा को रहना चाहिए, इसको हटाना नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीजें चल रही थी। अब देखिए कैसे हुआ आगे चल के मूवमेंट चला। 1850 के आसपास जो एक मूवमेंट जो है वो बड़े स्तर पे चलने लग गया कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, दास प्रथा को खत्म किया जाए। एक कंट्रोवर्शियल फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट आया था 1850 में। ये जो एक्ट आया था, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि इसको रिपील कर दिया था। फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट जो है, इसके अंदर इन्होंने कर दिया था एक, बेसिकली इसमें ये कह दिया था कि स्लेवरी को हम खत्म नहीं करेंगे, स्लेव जो है वो उनके मास्टर्स के पास रहेंगे, और उनके मास्टर्स को पूरे अधिकार है कि वो अपने स्लेव्स को, अपने दासों को किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। तो अमेरिका की सरकार ने बेसिकली ये इस तरीके का डिसीजन लिया कि अमेरिका के लोग जो हैं, जो नॉर्थ के स्टेट्स के लोग जो हैं, उसके अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म आया। और वहां पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या आया कि रिपब्लिक पार्टी जो है वो यहाँ पे गठित होती है। रिपब्लिक पार्टी जो है उसका ये एजेंडा था कि दास प्रथा को खत्म करना है। अब सोचिए कि आज की रिपब्लिक पार्टी को अगर आप देखते हैं, आप रिपब्लिक पार्टी वर्सेस डेमोक्रेटिक पार्टी देखते हैं, तो क्या होता है, रिपब्लिक पार्टी वो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, और डेमोक्रेटिक मतलब जो बाइडेन की पार्टी। इनका देखिए अपना अपना ध्वज है। जो बाइडेन की पार्टी का ये है जिसमें डोंकी के ऊपर ब्लू और रेड है, उसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है हाथी है रिपब्लिक का। यहाँ पे रिपब्लिकन्स को कंजर्वेटिव माना जाता है, उनका जो है उनको लिबरल कम माना जाता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक्स को लिबरल माना जाता है, वो इक्वलिटी की बात करने वाले लोग माने जाते हैं, वो सभी के लिए इक्वलिटी की बात करते हैं, सभी क्लासेस के लिए वो इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी का जो गठन हुआ है, वो देखिए आधार क्या रहा है। यहाँ पे रिपब्लिकन जो है वो बात कर रहे हैं कि हम ब्लैक्स को राइट्स दिलाएंगे, हम ब्लैक्स को दास प्रथा से मुक्त कराएंगे। तो अमेरिका के अंदर जब ये रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बनी थी, और इनका आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बहुत अपग्रेडेशन हो चुके हैं। इनके बारे में हम कभी सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ये रिपब्लिक पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी अब्राहम लिंकन के समय पे 1860 में, पहली बार। उससे पहले कभी रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई ही नहीं। तो ये चीज हुई। और अब्राहम लिंकन जब सत्ता में आए तो उन्होंने जब अपना एजेंडा क्लियर किया, जब चुनाव वो लड़ रहे थे, जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि मैं दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो दास प्रथा को खत्म कर दूंगा, तो ये बात तो साउथ के स्टेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। साउथ के स्टेट्स इस बात का विरोध करेंगे, अब्राहम लिंकन का विरोध करेंगे, और अब्राहम लिंकन को कभी राष्ट्रपति बनते हुए नहीं देखना चाहेंगे। अब्राहम लिंकन अगर राष्ट्रपति बन गए तो साउथ के स्टेट्स तो अमेरिका से कट जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनते ही साउथ के 7 राज्यों ने कहा कि हम तो अमेरिका का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा हुआ। तो ये चीजें हुई, और ये सब चीजें जो है, इस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे। मूवमेंट चलते चलते ये नॉर्थ के राज्य जो हैं ये पूरा जोर लगा रहे थे कि हम स्लेवरी को समाप्त कर देंगे, और साउथ के राज्य पूरी तरह से ये जोर लगा रहे थे कि हम स्लेवरी को समाप्त नहीं होने देंगे। और अंत में 1860 में क्या हुआ कि नॉर्थ का एक लीडर अब्राहम लिंकन, जो कि स्लेवरी का कट्टर विरोधी था, वो सत्ता में आ जाता है। और इस बात से जो साउथ के स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा खपा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा इस चीज फियर में आ जाते हैं कि अब तो स्लेवरी खत्म होगी और हमारी इकोनॉमी को झटका लगेगा, हमारी व्हाइट सुपरमेसी को धक्का लगेगा, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट्स की संख्या लगभग बराबर है। और अगर ब्लैक लोगों को भी बराबरी का अधिकार दे दिया तो फिर तो क्या होगा कि हमारी व्हाइट सुपरमेसी जो है वो आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें चल रही थी। फिर बैकग्राउंड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ कि नॉर्थ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी, काफी अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। साउथ की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड थी? कृषि के ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। और उस कृषि में भी किसमें? कॉटन और तंबाकू यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे उगाए जाते थे, जिनका ये ट्रेड करते थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इवन नॉर्थ अमेरिका के साथ भी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो कच्चा माल, जो प्रोडक्ट निकल के आता था, वो यहाँ से साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, इंडिया से, इन जगहों से निकल के आता था। उसमें कॉटन का एक बड़ा प्रोड्यूशन माना जाता था साउथ अमेरिका के साउदर्न स्टेट्स को, ये चीज थी। अब उसके बाद जो है, जब ये भावना पूरे देश में जग जाहिर होने लग गई और अमेरिका का राष्ट्रपति भी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो कि एंटी
स्लेवरी है। तो ये जो है सेंटिमेंट पूरे देश में फैल चुका था और ये सेंटिमेंट 1830 के दशक से चलता आ रहा था। तो इसी वजह से बहुत सारे साउथ के स्टेट्स के अंदर एक एग्जिस्टेंस का फियर आ गया कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस रहेगा, हम पे तो पूरा नॉर्थ डोमिनेट करेगा, ये स्लेवरी खत्म कर देंगे, हमारी कृषि पे जो आधारित अर्थव्यवस्था है वो भी समाप्त हो जाएगी, कल को ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज करेंगे और हमारी जमीनें खरीद लेंगे और हमारा जो है अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं ये इनके दिमाग में चलने लग गई और इस वजह से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने कगार पे आने लग गया, हीट वॉर की तरफ आने लग गया। उसके बाद कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे 1854 में एक बिल पारित होता है जिसका नाम था कैनकास-नेब्रास्का एक्ट। ये कैनकास-नेब्रास्का एक्ट जो था इसने ये कह दिया था, देखिए उस समय तक अब्राहम लिंकन नहीं आए थे उसमें सत्ता में नहीं आए थे, तो कैनकास-नेब्रास्का एक्ट जो था इसने ये कह दिया कि जो नई टेरिटरी को अमेरिका एक्सेस करेगा, नई टेरिटरी की तरफ एक्सपांशन करेगा, मतलब वेस्टवर्ड एक्सपांशन करेगा, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, उसकी तरफ जब जाएगा अमेरिका तो वहां पे उनको छूट रहेगी कि वो स्लेवरी रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, उन राज्यों को ये छूट रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे स्लेवरी के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया, उसको हटाया नहीं गया, बल्कि उसको और वो दे दिया, छूट दे दी कि स्लेवरी रखी जा सकती है। इससे साउथ के स्टेट्स तो खुश थे, लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स में जो एंटी स्लेवरी एलिमेंट्स थे वो नाखुश हो गए और उसी की वजह से एक बड़ा यहाँ पे दंगा फसाद हो जाता है। एक इसको कहा जाता है ब्लीडिंग कैंसास। ब्लीडिंग कैंसास जो है यहाँ पे दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई सी हो जाती है और इसमें कई लोग जो हैं घायल हो जाते हैं और उसी दौरान जो है रिपब्लिकन पार्टी का भी निर्माण होता है। रिपब्लिकन पार्टी पूरा एजेंडा क्लियर करती है अपना कि हम तो स्लेवरी को समाप्त करके रहेंगे और उसके लीडर के तौर पे कौन उभर के आते हैं, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से और बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर अब्राहम लिंकन, जो कि पार्टी को लीड करते हैं और पार्टी उनकी जीत भी जाती है। उसके बाद एक और इश्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस होता है जिसका नाम होता है ड्रेड स्कॉट केस, 1857 के अंदर होता है। इसमें इन्होंने लीगलिटी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगलिटी को स्लेवरी की जो लीगलिटी थी उसको कंफर्म कर दिया कि स्लेवरी तो लीगल है हमारे देश में, हमारे कोई अभी नया तो है नहीं, ये हमारा तो बहुत पहले से चल रहा है, 15-16 सेंचुरी से चल रहा है, तो स्लेवरी तो जो है यहाँ पे है और उसको इलीगल नहीं घोषित किया जा सकता। स्लेवरी इन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया, एक तरफ सरकार ने पहले लगा दिया था, दूसरी तरफ यहाँ पे कोर्ट ने भी लगा दिया। तो उस समय जॉन ब्राउन नाम के एक व्यक्ति, एक रिपब्लिकन या फिर मैं कहूँ कि एंटी स्लेवरी व्यक्ति जो थे, इन्होंने क्या किया कि हार्पर फेरी के ऊपर एक रेड कर दिया और कहा कि कैसे स्लेवरी नहीं होगी, स्लेवरी को हम हटा के मानेंगे, ये सब बातें यहाँ पे होने लग गई। यहाँ से साउथ के स्टेट्स में एक और भय आ गया, उनको लगा कि यार ये रिपब्लिकन, ये एंटी स्लेवरी एलिमेंट्स जो हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कल को ये अपने आप को ये लोग जो हैं हमारे ऊपर अटैक कर दें और हमारे सच में ये जो धीरे धीरे करके जो है स्लेवरी जो है इसको खत्म कर दें, ये सब हो सकता है। और उसके बाद 1860 में अब्राहम लिंकन जो है राष्ट्रपति भी बन गए। ये राष्ट्रपति बनने वाले जो घटना थी ना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। वो कहते हैं ना कि ये एक ट्रिगरिंग मोमेंट था, एक लास्ट फाइनल मोमेंट था, फाइनल स्ट्रो था। तो फाइनल स्ट्रो जब रखा गया, देन द कैमल बैकबोन इज ब्रोकन डाउन। तो ये हुआ। उसके बाद जब राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन, शपथ ली भी नहीं थी उससे पहले ही अमेरिका के 7 साउदर्न स्टेट्स ने, 7 राज्यों ने, जिसमें साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुजियाना और टेक्सास थे, इन 7 राज्यों ने अपने आप को अमेरिका से सीडेड कर दिया, हटा दिया, कह दिया कि हम तो अमेरिका का हिस्सा ही नहीं है और हम तो अपना एक सेपरेट देश बनाएंगे। ये चीज इन्होंने घोषणा कर दी, अमेरिका से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। तो अमेरिका ने का उस समय क्या हालत हुई कि ये जो 7 राज्य थे, ये वैसे तो 11 हैं, ये बाद में 4 राज्य इसमें और जुड़ गए थे, इन 7 राज्यों ने अपने आप को कहा कि हम तो अलग हैं, हम तो है ही नहीं। इनको कन्फेडरेट स्टेट्स कहा जाता है, कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्होंने अपना नाम रखा और ये अलग हो गए और कहा कि तुम्हें अपने देश के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या करना है तुम्हारी मर्जी, हमारा तो देश होगा, अपने हिसाब से चलेगा, हमारा कानून होगा, हम तो दास प्रथा को रखेंगे, हमारा खुद का राष्ट्रपति होगा, हमारा खुद का संविधान होगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें दास प्रथा रखनी है कि रखो, नहीं रखनी है तो मत रखो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात क्या अमेरिका, जो अमेरिका की यूनियन है, जिसके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने हैं, जो कि पूरे देश के राष्ट्रपति बने थे उस समय, वो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं,
हम तुमको एक सेपरेट देश के तौर पे नहीं मानते, हम तुमको रिबेल स्टेट्स मानते हैं और रिबेलियंस को, हमें इस रिबेल को दबाना हम जानते हैं और हम दबा के मानेंगे। और उसके बाद एक वॉर शुरू हुआ। शुरू कैसे हुआ उसकी बात करते हैं, लेकिन इन सातों राज्यों ने कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 9 फरवरी 1861 को घोषित कर दिया था। एक नया संविधान इन्होंने अडॉप्ट किया और जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया। तो उस समय अमेरिका के अंदर, एक ही देश के अंदर 2 राष्ट्रपति थे। एक अब्राहम लिंकन जो कि पूरे देश के अंदर हुए चुनाव में चुने हुए राष्ट्रपति थे, और दूसरी तरफ ये 7 राज्यों ने जब विद्रोह किया उसके बाद जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। तो ये नियुक्त राष्ट्रपति थे इन 7 राज्यों के द्वारा। उसके बाद सिविल वॉर कब शुरू होता है? हालांकि देखिए, आपको सबसे कम जो है ध्यान इस पॉइंट पे रखना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि कौन कौन से इवेंट्स हुए मेजर, कोई बात नहीं। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे मेनली पूछा जाता है कि आपका जो वॉर है उसके पीछे के कारण क्या रहे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानेंगे। और उस युद्ध से हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, उसकी बात होती है। कोर्स ऑफ इवेंट्स आपको वॉर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप समझिए। वॉर शुरू कब होता है? सबसे पहले कन्फेडरेट स्टेट्स जो हैं उनकी आर्मी जो है, यूनियन का एक फोर्ट था सुमटर, ये चार्ल्स लैंड में था, साउथ कैरोलिना में। इसमें 12 अप्रैल को अटैक कर देते हैं। कहां पे था ये देखिए, अब आपको दिख रहा है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। और फोर्ट सुमटर जो है यहाँ पे 12 अप्रैल 1861 को यहाँ पे कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी ने, यानी इन साउदर्न स्टेट्स ने, इन रिबेल स्टेट्स ने यहाँ पे अटैक कर दिया कि यहाँ पे हमारी टेरिटरी में यूनियन का एक फोर्ट क्या काम का, हम इसको नहीं रहने देंगे। यहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया। यहां से वॉर शुरू होता है 12 अप्रैल को सॉरी। उसके बाद जो ही अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे अब्राहम लिंकन शपथ लेते हैं, उन्होंने शपथ लेते ही, वो मार्च में शपथ ले चुके थे हालांकि, और इन्होंने पहले मार्च में शपथ ली, फरवरी में इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया 7 राज्यों ने, और मार्च में लिंकन ने शपथ लेने के बाद अप्रैल में जो है पहला अटैक हुआ साउथ कैरोलिना में। उसके बाद अगले ही दिन यानी 13 तारीख को अमेरिका की यूनियन की आर्मी ने, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स की आर्मी ने, अब्राहम लिंकन की आर्मी ने इन कन्फेडरेट फोर्सेस के ऊपर भी अटैक कर दिया 13 अप्रैल को। हालांकि इस युद्ध में यूनियन जीत नहीं पाई, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये साउथ कैरोलिना में पड़ता था, वहां पे दबदबा था साउदर्न स्टेट्स का, इसीलिए वो युद्ध जीत गए। और इस विक्ट्री के तुरंत बाद 4 और राज्यों ने, वर्जीनिया, अरकानसास, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी, इन 4 राज्यों ने भी घोषणा कर दी कि वो भी साउथ के स्टेट्स को ज्वाइन करेंगे, कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ज्वाइन करेंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उससे वो सेपरेट हो रहे हैं। तो 11 राज्य हो गए। बीच में बचे बॉर्डर स्टेट्स। इन बॉर्डर स्टेट्स का तो आपको पता ही है, इन जिसमें मिसूरी हुआ, केंटुकी हुआ, मैरीलैंड हुआ, इन राज्यों का ये था, इन्होंने अमेरिका को छोड़ा नहीं था अभी तक, लेकिन उनका भी एजेंडा जो था वो काफी हद तक एंटी यूनियन था। वो साउदर्न स्टेट्स को कहीं कुछ हद तक सपोर्ट करते थे, तो ये इनका इश्यू था। तो ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि इस तरह से अमेरिका जो है वो एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विभाजित हो गया, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हालांकि अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स के पास अभी भी ज्यादा नंबर था, उनके पास 23 स्टेट्स थे, उनके पास एडवांटेज था, उनके पास पॉपुलेशन एडवांटेज भी था, उनके पास मिलिट्री प्रोडक्शन के लिए आला दर्जे के कारखाने थे, वो बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर चुके थे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे पहले से था, इसीलिए उनको एडवांटेज तो था। लेकिन दूसरी तरफ कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करना था, उसको करना था कि हमारे दायरे के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना आ जाए, हमें अपने क्षेत्र के अंदर ही लड़ना है। तो इसलिए उनको इस चीज का बेनिफिट था। उनको एक डिसएडवांटेज और था, हालांकि वो ये था कि जो ब्लैक पॉपुलेशन थी साउदर्न स्टेट्स की, वो नॉर्थ स्टेट्स को सपोर्ट करती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर नॉर्थ जीता, यूनियन जीता, तो हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें हमारा सिविल राइट्स के साथ साथ हमें आज़ादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी दास प्रथा से। तो साउथ के अंदर जो ब्लैक्स थे वो एक तरह से इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन बहुत सारे साउथ के अंदर राज्य जो थे उनमें ब्लैक्स को तो पहले ही जेलों में ठूस दिया गया था इस युद्ध के दौरान। अब कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि यूनियन के अंदर रहते थे, मतलब नॉर्थ स्टेट्स में रहते थे, लेकिन साउथ के एजेंडा को फॉलो करते थे, क्योंकि वो लोग जो हैं
वो व्हाइट सुप्रीमेसी को मानते थे। उनका मानना था कि व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए और ब्लैक लोगों को यहाँ पे दासी बने रहना चाहिए। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके की विचारधारा के लोग तो थे ही। कुछ लिबरल विचारधारा के थे जो ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते थे, और कुछ यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स थे, या फिर आप कहें तो इस तरीके के लोग थे जो कि इनको इनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते थे, ब्लैक्स लोगों को। ये चीजें चल रही थी। तो ये सब चीजें चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, आगे चल के युद्ध होता है। युद्ध चल ही रहा था। पहला बैटल होता है फर्स्ट बैटल ऑफ बुल। ये होता है 21 जुलाई 1861 को। इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कौन कौन सा युद्ध हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, तभी तो इतने लोग मारे गए। तो ये जो बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ बुल, फर्स्ट बैटल ऑफ बुल, ये थॉमस जोनाथन जो है, जिनको स्टोनवॉल के नाम से जाना जाता था, स्टोनवॉल जैक्सन के नाम से जाना जाता था, ये कन्फेडरेट आर्मी के शुरुआती समय पे जनरल हुआ करते थे, वॉर जनरल थे। इन्होंने इसको लीड किया, और ये जो है इस वॉर के अंदर बेसिकली दोनों साइड्स को काफी नुकसान हुआ। लेकिन फाइनली जो है इस डिबैकल के बाद, बैटल रन के बाद, जो है पहले साउथ को एडवांटेज था, फिर साउथ को एडवांटेज होने के बाद इस बैटल में साउथ के स्टेट्स जो हैं, यानी कन्फेडरेट स्टेट्स जो हैं, वो जीत रहे थे। उसी दौरान जो है जनरल विल्फ्रेड स्कॉट जो है, उनको, जो कि यूनियन के थे, नॉर्थ के थे, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह जॉर्ज मैक्लेगन को जो है सौंप दिया गया जनरल का पद। और इनको जनता और इनके जो मिलिट्री के लोग थे वो काफी पसंद करते थे। इसी वजह से इनका करिश्मा था, इसी वजह से ये जो बैटल है फाइनली जो है यहाँ पे यूनियन जीत गई, यानी नॉर्थ के स्टेट्स जीत गए। शुरुआती समय में कुछ हिस्सों में साउथ के स्टेट्स को फायदा मिल रहा था, लेकिन आगे चलते चलते जो है यूनियन ही ज्यादा जीतती जा रही थी। उसके बाद जो है आगे चल के कन्फेडरेट के जो जनरल हैं उनको बनाया गया रॉबर्ट ई ली को। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लीड किया इस पूरे संग्राम को, इस पूरे सिविल वॉर को। अंत में यही हारे, इन्हीं को सरेंडर करना पड़ा यूनियन गवर्नमेंट के सामने, यूनियन आर्मी के सामने। इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ बुल के लड़ा अगस्त 29 1862 को। शुरुआत में ली जो है वो एक अच्छे सुपीरियर माने जाते थे, वॉर जनरल माने जाते थे। वो जीतते हैं, नॉर्दर्न आर्मी के वो हरा देते हैं। इवन नॉर्दर्न टेरिटरी को भी वो जाके एक बार तो परास्त कर देते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी में भी। यानी साउदर्न स्टेट्स शुरुआत में क्या कर रहे थे कि सिर्फ अपने आप को सेपरेट रखना है, लेकिन ली के टाइम पे इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ को भी जाके उनकी टेरिटरी को भी कैप्चर किया और उनको उनके घर में जाके हराया। उसके बाद मैक्लेगन जो है वो एक अच्छे वॉर लीडर माने जाते थे, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में इनको हटा दिया गया और इन्होंने मैरीलैंड को एक बार 14 सितंबर को इसके ऊपर अटैक किया था और ली जो है उसको बैकफुट पे धकेल दिया था। ली पीछे चले गए थे। मैरीलैंड जो मैंने आपको बताया था, मिड स्टेट्स जो हुआ करते थे, जो कि बीच में थे जो राज्य, उनके अंदर जाके इन्होंने हरा दिया। ये सेकंड बैटल ऑफ बुल का उस समय का सीन है। उस समय जो है यूनियन आर्मी लास्ट में फिर जीत हासिल करती है। एक और इंपॉर्टेंट बैटल होता है द बैटल ऑफ शार्प्सबर्ग। ये जो है सबसे ब्लडिएस्ट बैटल माना जाता है इस पूरे सिविल वॉर का, शार्प्सबर्ग का बैटल। ये लड़ा गया था 17 सितंबर को। 17 सितंबर के इस युद्ध में, इस बैटल के अंदर 69,000 जो है यूनियन साइड के सोल्जर्स मारे गए और 52,000 जो है वो कन्फेडरेट साइड के सोल्जर्स मारे गए। हालांकि इस युद्ध में यूनियन के ज्यादा सोल्जर्स मारे जाने के बाद भी अंततः जो है यूनियन आर्मी जो है वो जीतती है और यूनियन आर्मी इस बैटल में जीतने के बाद एक बड़े मार्जिन से आगे हो जाती है। अब कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगता है कि अब यूनियन की जीत होगी, अब्राहम लिंकन की जीत होगी और अमेरिका जो है, जो टूट गया था, वो वापस से एक हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस विक्ट्री का इस्तेमाल करके शार्प्सबर्ग की विक्ट्री के बाद तुरंत एक घोषणा कर दी। इसको कहा जाता है इमांसिपेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये क्या था बेसिकली? ये प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया कि हम स्लेव्स को आजाद कर रहे हैं। ये 1 जनवरी 1863 का ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें इन्होंने कहा कि अमेरिका के सभी राज्यों में सभी स्लेव्स को हम आजाद घोषित करते हैं। अब अमेरिका के अंदर कोई भी दास नहीं है, आप सभी दास प्रथा से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि ये दास प्रथा से मुक्त होने का जो प्रक्रिया है वो बाकी थी, लेकिन घोषणा 1 जनवरी 1863 को हो चुकी थी। इसमें तकरीबन 18,60,000 दास जो हैं वो आजाद अपने आप को महसूस कर पा रहे थे। हालांकि वो अभी आजाद नहीं हुए थे, लेकिन उनको कानूनी तौर पे आजादी दे दी गई थी।
यूनियन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऑफिशियल राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि साउथ के स्टेट्स इस प्रोक्लेमेशन को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, तुम्हें हम हमारा राष्ट्रपति नहीं मानते, हम तो अलग हैं, हम तो अलग कंट्री बन चुके हैं। ये चीज हो गई। और इस घोषणा के साथ साथ जो है अमेरिका के लोग जो हैं, जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, वो उनमें और मजबूती से वो खड़े हुए। उनको लगा कि हमारा जो एजेंडा है वो सफलता की तरफ जा रहा है और हम जीत की तरफ जा रहे हैं। साउथ के अंदर जो है एक जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट आया, पीछे बैकफुट पे चले गए। और उसके साथ साथ ही जो ब्लैक्स थे, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे, जिनको लगा, पहले पता नहीं था कि अब्राहम लिंकन ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने जब ऐसा घोषणा कर दी तो उन्होंने भी नॉर्थ के स्टेट्स का साथ देना और बड़े स्तर पे देना शुरू कर दिया। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट आता है द वेस्टर्न थिएटर ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर केम व्हेन द यूनियन फोर्स अंडर उल्सिस एस ग्रांट। उल्सिस एस ग्रांट को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जब नियुक्त कर दिया था जनरल के तौर पे, उसके बाद ये ऑल आउट वॉर हो चुका था। इससे पहले क्या है कि वॉर जो है कुछ ठिकानों पे होता था, लेकिन एस ग्रांट जो है, इनको द बुचर कहा जाता है। इन्होंने कहा कि कुछ भी शाम दाम दंड भेद किसी भी स्तर पे जाओ और इन साउथ के स्टेट्स को पूरी तरह से तबाह कर देंगे हम, अगर इन्होंने हार नहीं मानी तो। इन्होंने इनका पूरी तरीके से एक एनाकोंडा पॉलिसी अपनाई कि साउथ के स्टेट्स को किसी के साथ व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि नॉर्थ की आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी तो उनको व्यापार करने से रोक दिया। उनके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन्स हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो एस ग्रांट जो है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो यूनियन की तरफ की जो साइड थी, नॉर्थ की जो साइड थी, उसको जिताने में। मिसिसिपी के अंदर जुलाई में जो एक बैटल होता है, उसके अंदर ये बड़े मार्जिन से जीतते हैं और यहाँ पे साउथ की आर्मी जो है वो बैकफुट पे चली जाती है। उसके बाद चटनोगा में टेनेसी में जो जगह है, वहां पे सितंबर में एक और लड़ाई होती है 1863 में, और इस लड़ाई के दौरान जो है ग्रांट को सुप्रीम कमांडर भी बना दिया जाता है। नवंबर 1863 की ये बात चल रही थी। उसके बाद आगे चल के और भी लड़ाइयां हुई, कई लड़ाइयां हुई 1863-64 में, और ग्रांट ने फाइनली जो है ली की आर्मी को वर्जीनिया के अंदर जाके साउथ में हरा दिया था 1864 के अंदर। उसके बाद आगे चल के और सारी कई लड़ाइयां हुई। फाइनली 9 अप्रैल 1865 को जनरल रॉबर्ट एस ली ने, जो कि कॉन्फेडरेट स्टेट्स के जनरल थे, लीडर थे, और साउदर्न स्टेट्स के पूरा वही लीड कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया ग्रांट के सामने। 9 अप्रैल 1865 की ये बात है। लेकिन उस समय तक अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन नहीं थे। कहाँ चले गए थे? उनकी किसी ने हत्या कर दी थी। ये तो देखिए ली हैं, ये ग्रांट हैं और ये ली हैं। ली ने इनके सामने समझौता कर लिया था। इन्होंने कह दिया था कि ठीक है, साउदर्न स्टेट्स जो हैं वो हथियार डालते हैं और हम अपना अलग देश बनाने की मांग जो है उससे पीछे हटते हैं अपने आप को, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा हैं। लेकिन उससे पहले 14 अप्रैल को, देखिए ये घटना कितने तारीख की है, जस्ट सिविल वॉर खत्म हुआ है, 9 तारीख को इन्होंने समर्पण कर दिया। इस समय तक तो लिंकन थे, इस समय थे, लेकिन उसके बाद जब पूरी तरह से सिविल वॉर के ऊपर पूरी तरह से हस्ताक्षर हुए, समाप्त हो गया, ऑफिशियली जब एंड हुआ अमेरिकन सिविल वॉर, तो वो 26 अप्रैल को हुआ था 1865 को। उससे पहले तक लिंकन जो है दुनिया छोड़ के चले जा चुके थे, क्योंकि विल्क बूथ नाम का एक व्यक्ति, जो कि साउदर्न स्टेट्स की तरफ लॉयल था, साउदर्न स्टेट्स की फिलोसॉफी को मानता था, जो कि प्रो स्लेवरी था, इस आदमी ने फोर्थ थिएटर के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन अपनी फैमिली के साथ ये थिएटर प्रोग्राम देखने आए थे, तो यहाँ पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी 14 अप्रैल को 1865 की ये बात है। मैं आपको जल्दी ही अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूंगा, लेके आऊंगा, तब मैं आपको उनका पूरा जीवन काल बताऊंगा, कैसे क्या कुछ हुआ था, उस घटनाक्रम में हम जिक्र करेंगे। तो 26 अप्रैल 1865 को अमेरिकी सिविल वॉर समाप्त हो जाता है। नॉर्थ कैरोलिना के अंदर समझौता होता है। जो सरमन जो हैं, उन्होंने पूरी तरह से, जनरल सरमन जो हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरह से अपना हथियार डाल देते हैं। पहले यहाँ पे 9 अप्रैल को ली ने डाल दिया था, सरमन ने 26 अप्रैल को डाल दिया, और अमेरिकी सिविल वॉर खत्म हो गया। अब अमेरिकी सिविल वॉर समाप्त हो गया तो अमेरिका फिर से यूनाइट हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही अब बन गया था, वो कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला जो पार्ट है वो बचा नहीं था। अब ये तो वॉर का रिजल्ट रहा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस युद्ध ने ऑफिशियली अमेरिका के अंदर दास प्रथा को खत्म कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दास प्रथा अमेरिका के अंदर एक सदियों से चलती आ रही थी, 3-4 शताब्दियों से तो अच्छे से चलती आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया। हालांकि
जो अमेरिकन ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स जो हैं, उनको उनके अधिकार मिलने में बहुत समय लगा। 20वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर किंग के दौरान, मार्टिन लूथर के समय पे उनको मिला, अधिकार मिले उनको। और आज भी अगर देखें तो अभी भी उनके बीच में भेदभाव होता है। आज भी वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी है, उनको ऊपर उनको अत्याचार सहना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, एक अलग स्तर पे सहना पड़ता है। पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी है। इवन जब साउथ के स्टेट्स को हार माननी पड़ी, उसके बाद दास प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्लैक्स को उनके ऊपर फर्जी केस लगा के उनको कैसे भी करके उनको जेल में डाला गया। उनको जेल में डाल के उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था। ऐसी चीजें होती थी, लेकिन समय के साथ साथ एक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो है ये जो वॉर था, इसके बाद अमेरिका में कभी कोई सिविल वॉर हुआ नहीं। हालांकि आज भी साउथ के कुछ स्टेट्स के मन में एक खटास है, और कुछ स्टेट जो हैं वो आज भी अपने आप को चाहते हैं अमेरिका से अलग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अमेरिका अब एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर है, बहुत बड़ी सुपर पावर है। उसकी आर्मी का कोई एक स्टेट जो है मुकाबला कर ही नहीं सकता, कोई देश मुकाबला नहीं कर पाता, इतना ताकतवर देश है वो। तो उससे अलग होना अब ना के बराबर, मतलब ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। अब उसके बाद इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, जहाँ पे नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं वो पूरी तरह से पहले से काफ़ी डेवलप थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका हो चुका था। अब साउथ के स्टेट्स का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था। इवन वॉर के दौरान भी साउथ के स्टेट्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको बेहतर हथियारों की ज़रूरत थी, उनको बेहतर इक्विपमेंट्स चाहिए थे वॉर लड़ने के लिए। तो वॉर लड़ने के लिए भी उन्होंने कई इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने करना शुरू कर दिया था, और बड़े स्तर पे जो है साउथ के अंदर बाद में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। जो डर था साउथ के स्टेट्स को कि नॉर्थ का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, वो तो हुआ, वो तो इवेंचुअली हुआ, क्योंकि जो जीतता है वो डोमिनेट करता ही है, तो वो उनके अंदर हुआ। उसके बाद ये है जो कल्टीवेशन का एरिया है वो भी बढ़ा यहाँ पे वेस्टर्न रीजन के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर वेस्ट की तरफ उन्होंने एक्सपांशन कर दिया था, तो वो चीज़ें हुई। मशीनरी का इस्तेमाल होना बहुत हो गया था, और इस वॉर को कहा जाता है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का लास्ट ट्रेडिशनल वॉर था। ट्रेडिशनल वॉर मतलब जो ग्राउंड पे वॉर लड़ते हैं, जिस हिसाब से तीर भालों से युद्ध लड़ते हैं, वो वाला जो पुराने तरीके का जो वॉरफेयर होता था वो था। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉरफेयर था, मॉडर्न वॉरफेयर था। फर्स्ट मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब ये है कि पहली बार बड़े टैंक्स का उसका इस्तेमाल किया गया, जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, बड़े स्तर पे ऐसे मॉडर्न हथियारों का, मॉडर्न वेपनरी का इस्तेमाल किया गया। उस जमाने के हिसाब से जो मॉडर्न थे उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जहाँ पे नॉर्थ के स्टेट्स जो हैं वो मॉडर्न वेपनरी डेवलप कर रहे थे, उनके पास हो रखी थी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो पहला मॉडर्न वॉरफेयर भी यही है और लास्ट ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी है, क्योंकि साउथ के स्टेट्स के पास, साउदर्न स्टेट्स के पास चारा नहीं था, क्योंकि उनके पास ट्रेडिशनल वेपन ज़्यादा थे और ट्रेडिशनल तरीके से लड़ते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से वो लड़ते थे। तो ये तरीका था इनका। काफ़ी लोग इसमें मारे गए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 6 से 8 लाख लोगों के बीच में एक एस्टिमेट बताया जाता है, इतने लोग मारे गए। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन भी हुआ इसके दौरान, पेपर करेंसी जो है उसका भी इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ने लग गया इसके दौरान, और नए तरीके के हथियार, नए तरीके के ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीग्राफ सर्विस, रेलवे लाइंस, इनको ज़्यादा डेवलप किया गया, क्योंकि इनको सबको पता था कि वॉर के दौरान हमें हर चीज़ जो है वो क्विकली चाहिए। तो फास्ट चीज़ों को करने के लिए इन चीज़ों का डेवलपमेंट भी हुआ। देखिए, वॉर जो होता है वो भी एक तरीके का कई बार बिजनेस होता है, उसमें भी एक नए तरीके का डेवलपमेंट होता है। ये आप जानते हैं कि उसमें नए तरीके के वेपन्स होते हैं, दूसरे देशों को भी भय दिखाया जाता है। देखिए, उस देश में वॉर चल रहा है, आपके ऊपर भी हो सकता है, तो आप हमसे वॉर वेपन परचेज करिए। जो बड़े सेलर होते हैं देश, जो वेपन प्रोड्यूस करते हैं और वेपन बेचते हैं, अमेरिका तो इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। अमेरिका पूरी दुनिया को वेपन सेल करता है, दूसरे देशों के ऊपर किसी को चाइना का डर दिखाएगा, किसी को रशिया का डर दिखाएगा और उनको वेपन सेल करेगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि दूसरे देशों के लिए एक इंस्पिरेशन था कि भाई अब टाइम आ गया है, स्लेवरी को अबोलिश कर दो। ये एक बहुत ही बड़ा अमानवीय करते हैं कि आप किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आप स्लेव बना के रखें, दास बना के रखें, उसको जानवर की तरह ट्रीट करें। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। तो ये चीज़ दूसरे देशों की इंस्पिरेशन थी। और जहाँ पे अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन था, अमेरिकी रिवॉल्यूशन मतलब अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई, जो 1776 से 1783 के बीच में अमेरिका को आज़ादी दिलाने में लड़ाई लड़ी गई थी, वो एक अमेरिका को क्रिएट करने का समय था, क्रिएट किया गया था। लेकिन ये जो सिविल वॉर हुआ, ये अमेरिका को किस तरीके का मुल्क बनना है ये बताने वाला
इवेंट था। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट था अमेरिका के इतिहास का, एक सिविल वॉर हुआ। हालांकि एक वॉर जो है वो एक बुरी चीज है ऑब्वियसली, लेकिन इसने कुछ अच्छे परिवर्तन भी लेके आया, और वो अच्छे परिवर्तन अगर बातचीत से आ जाते तो बेटर था, लेकिन वॉर हुआ और इस वॉर में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत कुछ उन्होंने अपना गंवाया। इस पूरे इवेंट के दौरान, इस पूरे वॉर के दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वो अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के बाद ही सिविल वॉर हुआ था, और अब्राहम लिंकन को एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लीडर और एक बहुत ही विजनरी व्यक्ति माना जाता था, जिसकी विजनरी होने की वजह से और उसके टैक्टिक्स की वजह से नॉर्थ अमेरिका जो है वो वॉर जीता, ऐसा मानते हैं। नॉर्थ अमेरिकी स्टेट्स जो है वो वॉर जीते। हालांकि और भी कई कारण थे, नंबर में वो ज्यादा थे, ज्यादा डेवलप थे, ज्यादा बेहतर हथियार थे, लेकिन इनका भी बड़ा रोल था। 1809 में ये केंटुकी में पैदा हुए थे, स्टेट ऑफ केंटुकी, ओके, और मिडिल स्टेट जो था ये, और ये 9 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई। पेशे से बाद में वकील बने और एक बहुत ही अच्छे वक्ता बने। उसके बाद 1847 में ये पहली बार कांग्रेस में इलेक्ट हुए। 1860 में ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़के अमेरिका के पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने, जिनके दौर में अमेरिका के अंदर स्लेवरी खत्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। और इनका एक कोट आपने बहुत बार सुना होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार वो है जो जनता की हो, जनता के लिए काम करे और जनता के द्वारा बनाई गई हो। ये इनका फेमस, एक बहुत ही फेमस इनका वो है प्रिंसिपल था। इन्होंने जो डेमोक्रेसी को और परिभाषित किया था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें किस तरह से काम होता है। इस सिविल वॉर के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिकन को, जो नागरिक थे, उनको सबको इक्वल राइट्स देने की बात हुई, इक्वल सिटीजनशिप देने की बात हुई। सिटीजनशिप मिली, लेकिन इक्वल राइट्स की अगर बात करें तो वो बहुत समय लग गया उसमें, 20वीं शताब्दी तक उसमें कई सारे आंदोलन हुए। अगर अफ्रीकन अमेरिकन को अधिकार दिलाने की बात हो तो उसकी बात हम करेंगे। अमेरिका में जो स्लेवरी का इतिहास रहा है उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि कब अमेरिका के अंदर पहली बार दास लाए गए थे और कब उनको कितना अधिकार कब कब मिलता चला गया और आज उनकी स्थिति कैसी है उसकी हम बात करेंगे। तो ये सब इन्होंने किया। साउदर्न स्टेट्स के सामने ये टिके रहे कि उन्होंने कहा कि हम आपको एक सेपरेट देश नहीं बनाने देंगे, और नहीं बनाने दिया। हालांकि अपने अंतिम समय पे इनका, उसके बाद ये दोबारा राष्ट्रपति बन सकते थे, क्योंकि साउथ नॉर्थ के अंदर तो इनकी बहुत पॉपुलरिटी थी। और इनका ये भी था कि जो पूरा ये वॉर समाप्त हो उसके बाद साउथ के स्टेट्स को हमसे कटने ना दिया जाए, उनको हमारे साथ जोड़ना भी है। उनको युद्ध में हराने के बाद, उस रिबेल को खत्म करने के बाद हम उनको जोड़ेंगे भी, उनके लिए पॉलिसी भी बनाएंगे, लेकिन उनके लिए वो जीवित नहीं रहे और उनकी हत्या कर दी गई थी फोर्ड्स थिएटर के अंदर। तो ये रहा अमेरिका का जो सिविल वॉर है उसका अंत, और नॉर्थ स्टेट्स जीत गए, यूनियन स्टेट्स जीत गए। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सक्सेस प्लस एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही एप्लीकेशन को अपनी को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियो की पीडीएफ्स, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से लेकर कोई डाउट है तो उससे जुड़ सकते हैं। और साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे इन वीडियो के लेक्चर्स के साथ साथ आपको इनसे रिलेटेड पीडीएफ, इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जिससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी घर बैठे बहुत ही अप्रोप्रिएट ढंग से कर सकते हैं। और वो भी बहुत ही कम फीस में, बहुत कम आपको यहाँ पे इनका भुगतान करना पड़ेगा। होपफुली आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ बने रहिएगा, सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड एप्लीकेशन ऑब्वियसली। So thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.